नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 31 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 अन्य घायल। दिल्ली में महाविजय के बाद भाजपा की अगली रणनीति पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने भी आज शाम बुलाई भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने का जारी किया नोटिफिकेशन। मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा मंजूर। नई सरकार के गठन तक उन्हें अपने पद पर बने रहने को कहा। और खेल के मैदान में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत। बेन डकेट ने खेली अर्धशतकीय पारी। और हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। उससे छत्तीसगढ़ में बड़ी खबर। बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने एनकाउंटर में 31 नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं मुठभेड़ में 2 जवान शहीद और 2 अन्य घायल भी हुए हैं। नेशनल पार्क एरिया इलाके में यह एनकाउंटर चल रहा है। पिछले 2 घंटों से रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। तो नक्सलियों के खिलाफ यह बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को। हाल में सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए नक्सलियों के खिलाफ तगड़ा अभियान चला रखा है। और कई बार हाल में ऐसे हुए हैं जब दर्जनों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है। और उसी सिलसिले में आज ये एनकाउंटर, जिसमें कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर रखा है। और अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। यानी कि जिस तरह से ये एनकाउंटर चल रहा है, जिस तरह से ये मुठभेड़ चल रही है, इसमें आगे चल करके हो सकता है कि कुछ और नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आए। जैसा कि हम जानते हैं कि नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने यह अभियान चला रखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन तय की है नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे की, और वो डेडलाइन है 31 मार्च 2026। यानी कि मार्च 2026 तक में देश से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। इसकी डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। और उन्होंने इसका ऐलान छत्तीसगढ़ में ही किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हाल के दिनों में लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन चल रहे हैं। इस ऑपरेशन में सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं है, बल्कि इलाके में विकास की गतिविधियां और आम लोगों से जुड़ने की गतिविधियां, आम लोगों को सुविधाएं देने की गतिविधियां, उसको भी तेज किया गया है। और साथ में जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं सुरक्षा बलों के सामने, उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था है। लेकिन जो भी सरेंडर नहीं करना चाहते, लड़ना चाहते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं, उनका उसी तरह से जवाब दिया जा रहा है। और ये लगातार एनकाउंटर और ये मुठभेड़ जारी है। इस समय की ताजा स्थिति क्या है, सोमेश पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। सोमेश, इस समय भी क्या ये एनकाउंटर चल रहा है क्या, और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को अभी भी घेर रखा है? तकरीबन कितनी संख्या है नक्सलियों की वहां पर? सोमेश पटेल से हम संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि मुठभेड़ वहां पर जारी है। नेशनल पार्क एरिया है बीजापुर में, जहां पर कि यह एनकाउंटर चल रहा है। और इस एनकाउंटर में पिछले 2 घंटे से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। सोमेश पटेल से एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सोमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश,
ये अभी भी क्या ये एनकाउंटर चल रहा है और क्या कुछ पता चल पाया है कि तकरीबन कितने नक्सली घेरे जा चुके हैं सुरक्षा बलों के द्वारा इस मुठभेड़ के दौरान, क्योंकि अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी होने की खबर आ रही है। लालचंद, पहले मैं आपको पूरी मुठभेड़ की जानकारी बताऊं। जरूर। जो बीजापुर का जो इलाका है, महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा हुआ है, इस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को यह सूचना मिली थी कि इस इलाके में जी ऐसा लगता है कि फिलहाल सोमेश पटेल की आवाज हम तक नहीं आ रही। सोमेश, आपको आवाज आ रही है? लगता है फिलहाल सोमेश के संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन हम आपको जो अपडेट दे रहे हैं उसके मुताबिक वहां पर मुठभेड़ अभी भी जारी है और इस एनकाउंटर में अभी तक 31 नक्सली मारे गए हैं। आगे इस बारे में और जो कुछ भी बड़ी खबरें आती रहेंगी, जो कुछ भी अपडेट आती रहेंगी, वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल बात करेंगे दिल्ली में नई सरकार की। दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहां बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। इनके अलावा दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी वैजयंत जय पांडा समेत दिल्ली के कुछ अन्य नेता भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहे। और इसी बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक आज शाम 5 बजे दिल्ली की बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रभारी वैजयंत पांडा एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मालेना ने आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और नई सरकार के गठन तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आतिशी ने पिछले साल 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि उनका कार्यकाल महज 4.5 महीने का ही रहा। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। उनसे पहले भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा 3 मंत्रियों गोपाल राय, मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन ने जीत के साथ पार्टी की कुछ हद तक साख कायम रख ली। कालकाजी विधानसभा सीट से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी आप की प्रमुख रणनीतिकार आतिशी ने भाजपा के रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों के अंतर से हराया है। और इस बीच दिल्ली विधानसभा भंग हो गई। अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 8 फरवरी 2025 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को 22 तो भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। इन सबके बीच भाजपा के नेता तरुण चुग ने कहा कि आपदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने सजा दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की झूठ और आडंबर की राजनीति का एक पूरा अध्याय समाप्त हो गया। पंजाब के लोग भी दिल्ली की तरह आपदा से मुक्ति चाहते हैं। आपदा एवं कापदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है। दिल्ली को गजनी, गोरी, अब्दाली से ज्यादा लूटने वाले आपदा पार्टी व कापदा पार्टी के लोग लूट का हिसाब देना पड़ेगा। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाए,
जनता जनार्दन है, नुसिखे, नालायक, नाकामयाब, देश को देश के अंदर व बाहर बदनाम करने वाले, उनको लगातार जनता सजा दे रही है। और राजौरी गार्डन से भाजपा के विजयी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखने की बात कही। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को बर्बाद करने का केजरीवाल पर आरोप लगाया। कैग की रिपोर्ट टेबल होनी बड़ी जरूरी है। हम लोग सबसे पहले कैग की रिपोर्ट भी टेबल करेंगे और दिल्ली के लोगों को ये बताएंगे कि देखिए कैग ने क्या बताया, कितने हजार करोड़ अरविंद केजरीवाल जी अपने घर लेके गए हैं। केजरीवाल जी कहते थे ना कि स्विस बैंकों में पैसा पड़ा है, कहते थे ना इतना पैसा उसका पड़ा है, इसका पैसा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी अब आप बताइए, सौरभ भारद्वाज का, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का और अरविंद केजरीवाल का कितना पैसा कौन कौन से विदेश के बैंकों में पड़ा है, जो आपने ये हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, जो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आएगा कौन कौन से दुनिया के बैंकों में। अब आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा और भारत में वो पैसा लाना पड़ेगा। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत हासिल करने वाले भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा राजनिवास पहुंचे और उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिष्टाचार मुलाकात की। इससे पहले बिजवासन से आप उम्मीदवार को हराने वाले कैलाश गहलोत और गांधीनगर से नवनिर्वाचित विधायक अरविंदर सिंह लवली ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का आज उनके पैतृक गांव मुंडका पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुंडका में उन्होंने दादा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रवेश वर्मा घेवरा स्थित अपने पिता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर गए, जहां उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम के विजन के अनुसार दिल्ली को एक बेहतर राजधानी बनाएंगे। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। हम सभी मिलकर, हमारे सारे विधायक मिलकर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में लेकर दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे, जहाँ पे सभी वर्गों का विकास हो, जहाँ पे सभी का कल्याण हो। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत से पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। जीत होते ही भाजपा के मुस्तफाबाद सीट से नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। भाजपा नेता मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि वो मुस्तफाबाद का नाम बदल देंगे। नया नाम शिवपुरी या शिव विहार हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जश्न मनाने के लिए पार्टी नेताओं के साथ जलेबी बनाई भी और बांटी भी। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में 27 साल के बाद भाजपा की जीत की खुशी मनाई। उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान घोषणा की थी कि दिल्ली में 8 फरवरी को जीत के बाद जलेबी का भंडारा देने के लिए दिल्ली आऊंगा। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना नदी को साफ करने के मुद्दे पर कहा कि मोदी जी ने अगर यमुना साफ करने की गारंटी दी है तो वो इसे जरूर साफ करेंगे और लोग आने वाले समय में यमुना तट पर घूमने के लिए आएंगे। मोदी जी ने कहा है कि यमुना स्वच्छ होगी तो स्वच्छ होगी। आप देखना, गति से स्वच्छ होगी, लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। और लोग, मोदी जी ने कहा है कि लोग इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर जाना बोलेंगे तो इस यमुना के किनारे घूमेंगे लोग। इस प्रकार का विकास होगा पिछले लंबे समय से। दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न यहाँ पर हरियाणा भवन में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबियाँ जो है वो बनाई जा रही है। गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी जो है, नाथू राम की जलेबी, वो यहाँ पर बनाई जा रही है। आपको याद होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से जो है ये जलेबी जो है ये चर्चा में आई थी जब राहुल गांधी ने इस जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात की थी। और आज जो है हरियाणा भवन में फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि ये जो जलेबियां हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पर शामिल हो रहे हैं पूरे कार्यक्रम में। और जलेबियों का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलेबी बनाकर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जलेबियाँ यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं, लगातार जलेबियाँ यहाँ पर बन रही हैं और नाथू राम की ये बहुत प्रसिद्ध जलेबी है, गोहाना की जलेबी हरियाणा की। और हरियाणा भवन में जो है दिल्ली जीत का जश्न बीजेपी मना रही है। कैमरामैन ललित के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जलेबी की चर्चा हरियाणा चुनाव से लेकर दिल्ली चुनाव तक बरकरार है। खबर उत्तर प्रदेश से। कुशीनगर जिले में योगी सरकार ने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। जिले के हाटा नगर में स्थित मदनी मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था। मदनी मस्जिद बिना नक्शा पास करके बनाई गई थी, इसीलिए इस मस्जिद पर एक्शन लिया गया है। मदनी मस्जिद को लेकर पिछले साल 18 दिसंबर को जांच शुरू हुई थी। 3 नोटिस दिए जाने के बाद भी मस्जिद पक्षकारों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था। मुस्लिम पक्षकारों ने सीएम योगी के बुलडोजर पर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। मदनी मस्जिद में अवैध निर्माण और गलत नक्शा पास कराए जाने को लेकर हिंदूवादी नेता राम बचन सिंह ने सीएम योगी से इसकी शिकायत की थी। एक बार फिर से लौटते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर पर, जहां बीजापुर में 31 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया और यह एनकाउंटर अभी भी चल रहा है। ताजा अपडेट के लिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सोमेश पटेल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सोमेश, ये बताइए कि ये क्या एनकाउंटर अभी भी चल रहा है? आप एनकाउंटर के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी भी अपनी तरफ से देना चाहते थे, वो भी बताइएगा। यह एनकाउंटर अभी भी चल रहा है और कितने नक्सलियों के घिरे होने की खबर आ रही है? सोमेश लालचंद, सबसे पहले मैं पूरे इनकाउंटर के बारे में आपको बता दूं। जो सुरक्षा बल के जवान हैं बीजापुर के जो कोर नक्सल प्रभावित इलाके में, उस इलाके में नक्सलियों की सूचना मिली थी और एक सुरक्षा बल के जवान और डीआरजी एसटीएफ की एक संयुक्त टीम के ऑपरेशन के साथ वहां पर एक ऑपरेशन जारी किया गया। जवानों को सूचना ये मिली थी कि जो बीजापुर का इलाका है, उस इलाके में नक्सलियों की भारी संख्या में मौजूदगी है। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान उस इलाके में पहुंचते हैं और लगातार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स डीआरजी, सबसे ज्यादा नक्सलियों को खतरा डीआरजी के जवानों से होता है, क्योंकि नक्सलियों की सारी करतूतों को डीआरजी के जवान समझते हैं, पहचानते हैं और किस तरह से वो वारदात को अंजाम देते हैं, सारे तरीकों को बखूबी समझते आए हैं। तो आज जिस तरह से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जो सुरक्षा बल के जवान थे बीजापुर के इलाके में पहुंचते हैं और नक्सलियों को घेर लेते हैं। करीबन ये जो इनकाउंटर पिछले 7 घंटों से जारी है और जो हमारे पास सूचना मिली है, बस्तर पुलिस ने सूचना दी है, जिसमें 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। जी, नक्सलियों के पास से भारी संख्या में नकली सामान, AK-47, ग्रेनाइट लॉन्चर, तमाम ये आधुनिक हथियार भी उनसे मिले हैं। मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जनवरी से अब तक जो सुरक्षा बल के जवान जो लगातार जो बस्तर के इलाके में जो मुठभेड़ चल रहा है, उसमें 50 से अधिक नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है और 2024 में जिस तरह से सुरक्षा बलों को जवानों को सफलता मिली थी, उसमें 200 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ था और 800 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। दूसरी तरफ मैं बताऊं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार नक्सल इलाके में, जो नक्सल प्रभावित इलाका है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, इस इलाके में जो सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की कोर इलाके में घुसकर लगातार नक्सलियों का इनकाउंटर भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लें।
जो नक्सली जो हथियार थामे हुए हैं उन हथियार को समर्पण कर दे। जो सरकार की पुनर्वास नीति चल रही है, उस पुनर्वास नीति की तहत आप जो केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना चल रही है, तमाम योजना का लाभ भी ले। और लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार पिछले सफलता भी मिल रही है और अब तक जो जानकारी हमें मिली है 21 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर में मार गिराया है और लगातार अभी भी ये मुठभेड़ पिछले 7 घंटों से जारी है। बिल्कुल, हम आगे चलकर आपसे और इसके बारे में जो जो खबरें आएंगी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सोमेश। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े थे। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां की राजधानी भोपाल के मोती नगर कॉलोनी में 110 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला प्रशासन ने अवैध संरचनाओं के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। रेलवे की जमीन पर बनी मोती नगर बस्ती की 110 दुकानों को ढा दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। नगर में जो मोती नगर एरिया है, यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण जो दुकानों का था उनको हटाया जा रहा है और सभी तरफ से हमने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। अभी डाइवर्शन चालू करके रखे हुए हैं। पुलिस बल और आरपीएफ का बल भी हमारे साथ मौजूद है। लगभग 750 से 800 के बीच में महिला और पुरुष का पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। अब बात परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की, जिसको लेकर गोरखपुर के छात्रों और अध्यापकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। गोरखपुर के आरपीएम एकेडमी में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से हम लोगों को काफी प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनका जो परीक्षा पे चर्चा ये जो शो है उससे बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल रही है और उसके कारण हमें पता चल रहा है कि आखिर स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। एग्जाम टाइम में कैसे हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने आंसर्स कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग के लिए परीक्षा पे चर्चा का विषय निकाला हुआ है। उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा यूथ को फोकस किया है। उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने बताया है कि हमको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, तो उस पर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 तारीख को जैसे कि ये फिर से आने वाला है, तो उस पर भी आगे बहुत सारी चीजें वो बताएंगे। और जैसे पहले भी आ चुका है, तो उस पर हम लोग जब उसको देखते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा हमको सीख मिलती है। तो इसके लिए हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार है जब वो हम लोग को फिर से बताएंगे और हम लोग को स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम होगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा किया है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इससे हम जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंशन लेने लगते हैं। हम लोग उसके लिए फ्री माइंड से नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो ये हम लोग के लिए बहुत उपयोगी रहा। प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा हम लोगों ने पिछले साल देखा और ये बहुत अच्छा रहा। 10 तारीख को ये फिर से आने वाला है और हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद सभी लोग हैंडल ना कर पाते हों, बट हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट किया है, शायद हमें उस चीज़ का वैल्यू अभी पता ना चले, बट आगे चल के काफ़ी जगह हैं जहाँ पे उसके यूजेस आएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने अच्छे हैं कि वो हमें अपना मान के हमें गाइड करते हैं, जिससे हम अपने गोल्स को शायद अच्छे से अचीव कर पाए। तो हमें उनकी बातें हमेशा अच्छी लगती हैं। जो उनकी जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, हमें उसे देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। प्रधानमंत्री जी का जो परीक्षा पे चर्चा होता, लास्ट ईयर हम बच्चों ने काफ़ी उससे फ़ायदा उठाया था और क्लास 10th और 12th के बच्चों ने काफ़ी अच्छे से उसको देखा था। एक्चुअली जो परीक्षा का चर्चा होता है, इसमें पूरे इंडिया के हर ब्लॉक से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हर ब्लॉक से नए नए क्वेश्चन आते हैं बच्चों के दिमाग में, और जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और जो बच्चे सुनते हैं सामने, तो सारे लोगों के पास तो परीक्षा जो भी होती है बोर्ड की, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितनी सरलता से प्रधानमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर तरीके से, उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। बड़ा रिलीज महसूस करते हैं बच्चे। आने वाले जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसमें उनको बहुत फ़ायदा होता है।
खबर महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान का लाभ लेने के बाद अब साधु सन्यासी वाराणसी पहुंचने लगे हैं। इससे वाराणसी में भी महाकुंभ जैसा ही नजारा दिखने लगा है। सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक जूना अखाड़े के सन्यासी महाकुंभ में भाग लेने के बाद अब वाराणसी पहुंच गए हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद ये साधु सन्यासी दशाश्वमेध, शिवाला, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट आदि घाटों की भी अपनी धूनी स्थली बनाए हुए हैं। फ्रांस में रह रहे प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। तो डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने प्रवासी समुदाय के सदस्यों से ये खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फ्रांस में होने वाला है। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंचेंगे। आइए बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा से, क्या मानना है उनका प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इंडिया फ्रेंच दोस्ती तो है, लेकिन ये जो है इससे इंडियन डायस्पोरा को बहुत फायदा मिल रहा है या अभी आपको क्या लग रहा है? 2014 से तो हम देख ही रहे हैं कितना फायदा हो रहा है, बिकॉज उसके पहले जो कॉन्फिडेंस था इंडियंस में वो नहीं था। तो आई थिंक मोदी जी के अपनी पर्सोना उनका ऐसा है कि उनके स्ट्रैटेजीज, उनके जो पॉलिटिकल जो उन्होंने जो चीज़ें करी हैं फ्रांस के साथ में, आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। आई मीन वी आर हैप्पी विद इट। मोदी जी आए और मुमकिन हुआ एवरीथिंग। आज हम प्राउड से कह पा रहे हैं कि यस, हम मोदी के देश से हैं। हमें बहुत ही फक्र है कि हम इंडिया से हैं और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी वो AI समिट के लिए आ रहे हैं फ्रांस, और साथ ही एक न्यू इंडियन कॉन्सुलेट मार्सेई में बनाई जा रही है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गड़ा और बहुत मजबूत होता जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे को बड़ी खुशी हो रही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी, हमारे दोस्त हैं, तुर्की लोग, अरबी लोग, सब मोदी को जानते हैं, कहते हैं हम इंडिया से हैं और मोदी मोदी करते हैं सभी लोग। पहले प्रधानमंत्री है देश के, जो सब धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं और सब धर्मों की इज्जत करते हैं और सब धर्मों को साथ लेने का काम जो कर रहे हैं। जैसे इन्होंने हमारे साहिबजादों का जन्मदिन मनाया है, गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन। ये पहले इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया था। जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रांस में सारा लोग यही कह रहे हैं कि इंडिया लीड करेगा। देश बदल रहा है, देश के साथ लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, और वो इस वजह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है ये इन लोगों पे है, इन लोगों से उन पे आता है। तो ये बात है, भारतीय कहीं पे भी हो, उनको अपने देश से मोहब्बत है, प्यार है, वो दर्शाता है यहाँ पे। क्या बस राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस से। तो ज़बरदस्त तैयारी है पीएम के स्वागत की। जब पीएम वहाँ पहुँचेंगे तो हम लगातार आपको इसकी खबर दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।